लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखे थे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, किस तरह नेटवर्क बनता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स की बात की थी। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं, मतलब ये कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जिसमें देखेंगे कि नेटवर्क बनता कैसे है और इसमें लेयर्स क्या होती हैं ना। तो नेटवर्क की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी, जो थी आपकी नेटवर्क कोर। मैं नेटवर्क एज की बात कर ली थी, एक्सेस नेटवर्क की बात कर ली थी। नेटवर्क कोर रह गया था। नेटवर्क कोर जो है उसकी बात करें तो इसमें आपके पास नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं जो कि पैकेट्स को या डाटा को फॉरवर्ड करती हैं, उनका बेस्ट पाथ सिलेक्ट करती हैं और उनको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं, अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन तक। तो इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क कोर है उसने पैकेट्स का बेस्ट पाथ चूज़ करना है। सारी प्रोसेसिंग जो है या जो प्रोसेसिंग का सारा लोड जो होगा वो सारा आपके पास नेटवर्क कोर के ऊपर होगा। नेटवर्क कोर में अगर डिवाइसेस के नाम की बात करें तो हमारे पास यूजुअली राउटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं, हब्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। तो ये आपके पास डिवाइसेस हैं जो कि जिनसे नेटवर्क कोर बनता है। अच्छा, और ये जो नेटवर्क कोर की डिवाइसेस होती हैं इनकी अगर इंटरकनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपस में एक मैश किस्म का कनेक्टिविटी होती है इनकी। मतलब हर जो नेटवर्क की नोड होगी, जो या जो डिवाइस होगी कोर की डिवाइस, वो आपस में एक दूसरे से लाजमी कनेक्ट होगी। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास ये हाईलाइटेड है रेड के अंदर ना ये डिवाइसेस। तो ये जो ब्लू के अंदर एरिया है ये एक पार्ट है नेटवर्क कोर का और ये दूसरा पार्ट है नेटवर्क कोर का। इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं और देख सकते हैं जो दोनों पार्ट के अंदर जो राउटर्स हैं, ये बेसिकली राउटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आपस में एक मैश नेटवर्क बनाया हुआ है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये एक लूप बना हुआ है मैश का। तो ये इससे बनाया जाता है ताकि रिडंडेंट पाथ आपके पास मौजूद हो, मतलब बैकअप पाथ मौजूद हो। अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाए, लिंक मतलब ये कि आपका कोई एक जगह से कोई तार कट जाए या जो ये लिंक है ये ख़राब हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप पाथ मौजूद हो। इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो कोर के अंदर है वो मैश बनाते हैं। बाकी जो आपका नेटवर्क एज था, जहाँ पे आपके पास एंड डिवाइसेस मौजूद थे, वहाँ पे मैश इस तरह से नहीं बनाते, क्योंकि अगर मैश बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हर यूज़र एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो अगर यूज़र्स की बात करें तो हमारे पास एंड सिस्टम्स के ऊपर तकरीबन 4 बिलियंस यूज़र हैं। सॉरी, इंटरनेट के जो हैं वो 6 बिलियन यूज़र्स हैं। तो अगर आपके पास मैश बनाएंगे तो उसका 6 बिलियन का आप स्क्वायर कर लें तो उतना आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए होंगे, फिजिकल लिंक्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है सेटअप। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि वहाँ पे हम लोग मैश नहीं बनाते, उसके बजाय कुछ जो राउटर्स होते हैं उनके थ्रू कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जबकि जो कोर होता है, कोर में इतने ज़्यादा राउटर्स नहीं होते या इतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं होते, तो उनका हम लोग मैश नेटवर्क बना सकते हैं। तो जो नेटवर्क की कोर डिवाइस होंगी उनका काम ये होता है कि पैकेट की स्विचिंग करना। स्विचिंग मतलब ये है कि उनका पाथ चूज़ करना, देन उसको उस पाथ के ऊपर पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। पैकेट जो है, अगर पैकेट की बात करें तो पैकेट जो है वो आपके पास स्मॉलर चंक्स ऑफ डाटा होता है। जो आप सपोज़ आपने 10 मेगाबाइट की अगर कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो क्या होता है कि आप एक साथ पूरी फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रीज़न ये कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपका कोई कनेक्शन लॉस हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो आपको वो दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो 10 MB की अगर फाइल है उसमें 50% अगर सक्सेसफुल हो गया था, आफ्टर 50% अगर कोई कनेक्शन लॉस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या होगा कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग पैकेट्स बनाते हैं, स्मॉलर चंक्स, ताकि आपके पास जो लॉस हुए सेगमेंट्स या जो लॉस हुई डाटा के फ्रेम्स हैं या जो पैकेट्स हैं सिर्फ वही रिट्रांसमिट हो और ना कि आप पूरा फाइल को दोबारा रिट्रांसमिट करें। तो जो नेटवर्क कोर के अंदर डिवाइसेस होंगी वो आपके पास पैकेट्स को फॉरवर्ड करेंगी। जो भी इनकमिंग पैकेट होगा उसको आउटगोइंग लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करेगी बेस्ड ऑन जो उसका राउटिंग जो उसने कैलकुलेट किया है, जो फॉरवर्डिंग टेबल एक बनाया है। और एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू एक पूरा रूट सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वो इंशाल्लाह हम लोग कोर्स के अंदर देखेंगे किस तरह वो रूट सेलेक्ट होता है। तो जो कोर डिवाइसेस उनकी फंक्शनलिटी की अगर बात करें तो दो मेजर फंक्शनलिटीज़ हैं, राउटिंग करना और स्विचिंग करना, या फॉरवर्डिंग जिसको कहते हैं। तो ये दो मेजर फंक्शनलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी फंक्शनलिटीज़ होती हैं जैसे ट्रबल शूटिंग करना, मेंटेनेंस परफॉर्म करना, मेंटेनेंस के फंक्शन परफॉर्म करना, टेस्टिंग करना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके पास नेटवर्क कोर करता है ताकि आपके पास यूज़र्स को एक
सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती रहे, उसको बैंडविड्थ ज़्यादा मिले या उसको नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हर टाइम मिले, तो ये चीज़ें इंश्योर करेगा नेटवर्क कोर। तो अगर नेटवर्क के मॉडल की बात करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो नेटवर्क है वो उसमें आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिससे मिल के आपके पास हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कोई डाटा सेंड कर सकते हैं। हार्डवेयर के अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो हार्डवेयर एस्पेक्ट्स में हमारे पास फिजिकल इक्विपमेंट है उसके अंदर, जैसे डिवाइसेस हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना होता है। सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उनको हमने प्रोसेस करना होता है और नेटवर्क से प्रोसेस करवाना होता है ताकि हमारे पास कोई आउटपुट आ सके। किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपके पास सपोज़ जिब्रान का पैकेट आया, जिब्रान ने पैकेट मुझे भेजना था, तो अब ये कौन प्रोसेस करेगा, ये जो बीच में जो राउटिंग डिवाइसेस होंगी या जो सॉफ्टवेयर उनका बना होगा वो प्रोसेस करेगा कि ये पाथ कौन सा चूज़ करना है इन दो नोड्स के दरमियान में। तो आपके पास सॉफ्टवेयर के पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो कि प्रोसेस करवाया जाएगा नेटवर्क के। नेटवर्क मॉडल की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एस्पेक्ट होगा। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो एस्पेक्ट होगा ये हम लोग बात करें नेटवर्क के हवाले से, जिसमें हम लोग पैकेट्स या डाटा को सेंड करेंगे एक लोकेशन से लेके दूसरी लोकेशन के ऊपर। देन अगर बात करें इसको ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि नेटवर्क में ह्यूज नंबर ऑफ यूज़र्स हैं और डिवाइसेस भी अच्छी खासी हैं, तो अगर इसको ऑर्गेनाइज करने की बात करें या इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि आप नेटवर्क को, चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, इसमें आपके पास राउटर्स भी हैं, होस्ट भी हैं, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस भी चलती हैं, डिफरेंट तरह के फिज़िकल मीडियाज़ भी हैं, जिनमें फिज़िकल मीडियाज़ कौन कौन से हैं, मतलब फिज़िकल मीडियम्स कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? सर दो है, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है सर। बिल्कुल ठीक हो गया। दैन उसमें भी फिर मज़ीद टाइप्स हैं, जैसे लैब में कल हमने देखा कि कोएक्सियल केबल कहीं पे यूज़ होती है, कहीं पे ट्विस्ट पेयर यूज़ होती है, कहीं पे फाइबर यूज़ होती है, या कहीं पे वायरलेस है तो वाईफाई कहीं पे उसका इस्तेमाल है, कहीं पे वायरलेस की बात करें तो आपके पास 3G 4G का है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट फिज़िकल मीडियाज़ हैं और उनका डिफरेंट डेटा रेट है, रेंज है, हर किसी की डिफरेंट रेंज, फ्रिक्वेंसी, ये सारा कुछ डिफरेंट है। तो इन सब से मिल के नेटवर्क बनता है। तो ये इसका मतलब है काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, जिसमें और अगर इसको ऑर्गेनाइज करने की बात करें या इसको हम लोग मैनेज करने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो कैसे इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल लेयर्स या जिसको हम लोग लेयर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं वो है। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, कैसे है, वो अभी हम लोग अगली स्लाइड में बात करते हैं। मगर अगर हम लोग एक ये देखें कि आपके पास 6 बिलियन यूज़र्स हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, और आपके पास 6 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो एक लोकेशन पे मौजूद नहीं है इंटरनेट के, वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे मौजूद हैं। कोई पाकिस्तान में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई इंडिया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है। तो हर किसी की डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है और हर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। कहीं पे अच्छा इंटरनेट मिलता है, कहीं पे फाइबर बेस्ड है, कहीं पे 3G है, कहीं पे 4G है, कहीं पे 2GB कहीं पे मिल रहा है। तो इस सारे को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं, आपका आपका क्या परसेप्शन है? फॉर डिफरेंट सर्वर्स बनाएंगे। ठीक हो गया, डिफरेंट सर्वर्स बना लेंगे, बात अच्छी है। और इसके अलावा डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे सर। ठीक है, लेयर्स बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे काम को, कि बेसिकली हम लोग करेंगे ये कि जो डिवीज़न होगी ना इसके अंदर, चूँकि डिवीज़न क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि काफ़ी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा है, तो ये सारा काम कोई एक चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें इन सारों को मैनेज करना जो होगा, अगर कोई एक एंटिटी करेगी तो आपके पास उस एंटिटी के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होगा, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए और उसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। तो ये ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं है जो इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को प्रोसेस कर सके। तो क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, हर किसी को कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ वर्क जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। अच्छा,
और ये कैसे पोर्शन ऑफ वर्क को असाइन करेंगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास आता है लेयरिंग का आर्किटेक्चर। क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफ़ी हाई है हमारे जो नेटवर्क का सिस्टम है। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर? जी सर आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, क्लियर है। ओके। चूँकि हमारा जो नेटवर्क है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसके अंदर, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी डिफरेंट तरह के फिज़िकल मीडियम्स भी हैं, तो इन सारों को कोई एक एंटिटी डील नहीं कर सकती। दूसरा ये कि हमने आइडेंटिफायर भी करना है, मतलब नोड्स को आइडेंटिफाई भी करना है कि ये कौन सी नोड है, ये किधर से पैकेट आया, किसकी तरफ जाना है, सोर्स डेस्टिनेशन को पता होगा हमें। ये ना हो कि 6 बिलियन या इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूज़र्स हैं, उनके दरमियान में कहीं पैकेट आपका घूम के रह जाए और डिलीवरी ना हो डेस्टिनेशन तक, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हमें पैकेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। पहली चीज़ तो ये, मतलब ये कि हमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई एड्रेसिंग स्कीम हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, या तीनों को मिला के कोई एड्रेसिंग स्कीम बनाएंगे। दूसरा ये कि हमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के जो सिस्टम है उसके कुछ ना कुछ पीसेस डिवाइड करने पड़ेंगे लेयर्स की सूरत के अंदर, कि हर लेयर जो है अपने अपने काम परफॉर्म करे, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करें, ताकि नेटवर्क की जो फंक्शनलिटी है या जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और यूज़र को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिले। तो इस वजह से हम लोग लेयर का आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ की जाती है, जो कि बेहतर हमारे पास मेंटेनेंस, या आपने सिस्टम को अपडेट करना है तो वो अपडेशन ऑफ सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। दूसरा ये कि जो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास यूज़र की जो हर लेयर की जो सर्विस होंगी वो एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट होंगी, और कोई उसमें अपडेट करना है, कोई रिमूव करनी है, कोई ऐड करनी है या कोई डिलीट करनी है, तो वो आसान से हो सकती है। तो लेयरिंग की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के नेटवर्क में आर्किटेक्चर मौजूद हैं। पहला जो है वो आपके पास TCP IP बेस्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर 5 लेयर मॉडल है। और ये 5 लेयर मॉडल किस तरह है कि आपके पास टॉप पे है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ये आपके पास 5 लेयर मॉडल है जो TCP IP का है, इसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। और इस कोर्स के अंदर हम लोग यही वाला मॉडल फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन लेयर से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और फिर फिजिकल लेयर के ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो ये क्या लेयर की अगर बात करें तो हाईएस्ट जो लेयर है हमारे पास TCP IP के अंदर वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि आपके पास यूज़र ने जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करनी है नेटवर्क के अंदर उनको सपोर्ट करना, और यूज़र से डाटा लेके किसी एक फॉर्मेट के अंदर, मतलब जो सिंटैक्स है, एक्सेप्टेबल सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, वो चेक करके तो फिर उसको नीचे वाली लेयर्स के पास ट्रांसमिट करना। और अगर रिसीविंग एंटिटी है तो यूज़र ने किसी एक इंटरेक्टिव व्यू के अंदर देखना है, उसको अच्छे तरीके से नज़र आए, तो उस तरह उसको कोई अच्छे मतलब व्यू के अंदर जो HCI के मॉडल्स हैं वो सारे अप्लाई करके तो फिर यूज़र को कोई एक इंटरेक्टिव व्यू देना। तो एप्लीकेशन लेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो कुछ मशहूर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP है। इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो भी, चूँकि इन्होंने नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशन की सपोर्ट देनी है, जैसे आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है 2 यूज़र के दरमियान में या मल्टीपल यूज़र के दरमियान में, तो फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो फ़ाइल FTP के प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। देन अगर आपने कोई ईमेल ट्रांसफ़र करनी है या ईमेल सेंड करनी है या रिसीव करनी है, तो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र SMTP के अंदर होंगे। या अगर आपने कोई वेब ब्राउजिंग करनी है तो वो आपके पास कोई आपने वेब पे एक्सेस करना है कहीं पे, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू होंगे, HTTP के थ्रू होंगे। तो ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर की कुछ सपोर्ट्स, आपने किस तरह एप्लीकेशन बनेगी, वो किस तरह काम करेगी, उसकी सारी जो फंक्शनलिटीज़ होंगी वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर होती हैं और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन होती हैं।
देन एप्लीकेशन लेयर से नीचे आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस कहें या आप एंड टू एंड प्रोसेस डेटा डिलीवरी की बात करें कि मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक डाटा कैसे डिलीवर होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि आपने कहीं पे जाना है, सपोज आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कोई फास्टर आपको जल्दी पहुंचा देता है, कोई देर से पहुंचाता है, उसमें किसी में किराया ज़्यादा होता है, किसी में किराया कम होता है। तो उसी तरह आपके पास नेटवर्क लेयर में भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर की भी यही फंक्शनलिटीज़ हैं कि वो एंड टू एंड डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आपके पास बताती है। अब डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो दो तरीक़ों से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। या रिलायबल सर्विस, मतलब जो भी आप डाटा भेज रहे हैं गारंटी होगी कि वो डिलीवर होगा मगर उसको टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि अनरिलायबल। जो रिलायबल सर्विसेज होती हैं उसके अंदर डाटा गारंटी होगा कि जो आपने जिस ऑर्डर में भेज रहे हैं और जिस तरह का डाटा भेज रहे हैं वो आपके पास गारंटी होगी, 100% गारंटी होगी कि वो डिलीवर होगा। दूसरी होती है अनरिलायबल। अनरिलायबल के अंदर होता है कि बस जो आप भेज रहे हैं वो जल्दी से पहुंच जाएगा मगर ये नहीं पता कब पहुंचेगा, मतलब ये नहीं पता कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह की सर्विसेज आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होती हैं। उससे नीचे आती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है कि राउटिंग करना, और जो भी आपके पास पैकेट्स आए हैं या जो भी फ्रेम्स आए हैं उनको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक उनकी राउटिंग परफॉर्म करना। और यहाँ पे राउटिंग और आईपी एड्रेसेस ये इस्तेमाल होते हैं। उससे नीचे आती है लिंक लेयर। लिंक लेयर का काम ये होता है कि डेटा ट्रांसफ़र करेगा दो नेबरिंग एलिमेंट्स के दरम्यान में, नेटवर्क एलिमेंट्स के दरम्यान में। तो यहाँ पे यूजली आपके पास नेबरिंग एलिमेंट्स या नेटवर्क नेबरिंग जो आप डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क की, उनके दरम्यान में कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। आखिरी जो लेयर है फिज़िकल लेयर, उसका काम ही होता है कि जो भी आपके पास ऊपर वाली लेयर लिंक लेयर से जो भी आपके पास फ्रेम या जो भी डाटा आया उसको कन्वर्ट करेगी बिट्स के अंदर। बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके देन उसको फिज़िकल लेयर जो है जिस तरह का फिज़िकल मीडियम है उस तरह के फिज़िकल मीडियम के फॉर्मेट के ऊपर उसको कन्वर्ट करेगी और देन उसको भेजेगी उस फिज़िकल मीडियम के ऊपर। अगर आपके पास सपोज़ वायरलेस है तो वायरलेस के अंदर जो सिग्नल जाता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो फिज़िकल लेयर का काम ये होगा कि जो भी डाटा आया अगर वायरलेस मीडियम है तो वायरलेस मीडियम के लिए जो सिनेरियो बनता है एनालॉग सिग्नल्स का, तो उसके अंदर कन्वर्ट करके देन ट्रांसफ़र करेगी। और अगर वाइड मीडियम है, फाइबर है, देन उसके लिए फिर जो उसका फॉर्मेट है उसके मुताबिक करेगी, या कोएक्सियल केबल है, जो भी जिस तरह की केबल है, जिस तरह का फिजिकल मीडियम है उसके मुताबिक उसको डाटा को बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके वायर के ऊपर ट्रांसफ़र करेगी या मीडियम के ऊपर। अच्छा, हमारे पास फिर एक और लेयर का मॉडल है जो कि OSI लेयर मॉडल है। इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें TCP/IP के मॉडल से जिसमें 5 लेयर्स थी, तो इसमें सिर्फ 2 लेयर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर्स हैं। ये जो 2 लेयर्स हैं इनका फंक्शनैलिटी जो है वो TCP/IP के अंदर वो एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म कर रही थी, मगर OSI के अंदर ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कि डाटा किस तरह प्रेजेंट होगा, देन सेशन कैसे बनेगा, वो सारा कुछ जो है वो आपके पास OSI लेयर के अंदर 2 अलग लेयर्स हैं। तो जो इंटरनेट या जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक है उसके अंदर 5 लेयर्स हैं, और 5 लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर है वो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर की फंक्शनलिटी अपने पास रखती है, जबकि OSI के अंदर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये अलग अलग हैं। अच्छा, तो अगर इसको समराइज़ करें OSI लेयर के मॉडल को, तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि उसी तरह एप्लीकेशन लेयर का काम वही होगा कि नेटवर्क के रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि इंक्रिप्शन और कंप्रेशन ऑफ डाटा और ट्रांसलेशन किस तरह एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या है यूज़र का। देन सेशन लेयर का काम होता है कि मैनेज करना और टर्मिनेट करना सेशंस को। इंशाल्लाह इन लेयर्स की जो डिटेल्स हैं हम लोग को लेक्चर नंबर 4 के अंदर देखते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों कंपेयर करें OSI और TCP/IP मॉडल को, तो कुछ इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है कि हर लेयर के अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो OSI और जो TCP/IP मॉडल है वो सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का फ़र्क है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों पे एक ही तरह के प्रोटोकॉल रन होते हैं। और जो TCP/IP मॉडल है उसके अंदर ये जो तीनों लेयर्स हैं वो एक लेयर के अंदर है, जो एप्लीकेशन लेयर है वो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि
OSI के अंदर ये तीनों अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, और इन पे जो प्रोटोकॉल्स के नेम हैं वो हर लेयर के ऊपर इस तरह हैं। बाकियों के लेयर के जो प्रोटोकॉल हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। अच्छा, अगर बात करें कैसे पैकेट जाएगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे बताना था कि हम लोग जो इस कोर्स के अंदर फॉलो करेंगे वो TCP/IP 5 लेयर मॉडल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कैसे पैकेट जाएगा तो इसमें देखते हैं, ये एक थोड़ी सी एनिमेशन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये आपके पास मैसेज है, ये सोर्स आपके पास है जो मैसेज ओरिजिनेट करेगा, और ये डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ मैसेज भेजना है। अब कैसे मैसेज जाएगा, यहाँ से बन के देन बीच में एक स्विच लगा हुआ है, एक राउटर लगा हुआ है, देन मैसेज यहाँ पर डिलीवर होगा। तो कैसे जाएगा, ये इस तरह कुछ जाएगा कि मैसेज गया, मैसेज जो है वो जो ही एप्लीकेशन लेयर के पास आया, एप्लीकेशन लेयर ने उसको नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर भेजा, उसको सेगमेंट बना, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगाया कि कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, आइदर रिलायबल या अनरिलायबल। देन नेटवर्क लेयर के पास गया, नेटवर्क लेयर ने उसने अपना हेडर लगाया, IP एड्रेसेस वगैरह लगाए सोर्स का और डेस्टिनेशन का। लिंक लेयर के पास गया तो लिंक लेयर ने अपना हेडर लगाया जिसके अंदर मैक एड्रेस है सोर्स का, डेस्टिनेशन का। देन फिजिकल लेयर के पास गया, फिजिकल लेयर ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लिंक के ऊपर। और देन ये राउटर के पास गया तो राउटर ने चेक किया उसके एड्रेसेस वगैरह के किधर जाना चाहिए, तो फिर उसने उसको पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर TCP/IP के अंदर बात करें या नेटवर्क के अंदर बात करें तो हमारे पास एड्रेसेस जो हैं वो यूजली 4 तरह के होते हैं, मगर नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं 3 तरह के होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फिजिकल एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं, पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, और फिर कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस भी होते हैं। स्पेसिफिक एड्रेसेस जो हैं वो आप टैग्स जिनको कह सकते हैं वो होते हैं। तो जो अगर इन एड्रेसेस की बात करें तो जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पे आपके पास कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं जो कि टैग्स हो सकते हैं। हर एप्लीकेशन लेयर का प्रोसेस ID हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर का एड्रेस होता है, वो स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। जबकि पोर्ट एड्रेसेस जो होते हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन सी पोर्ट या कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क की, तो वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस जो आपके पास IP एड्रेस होते हैं वो नेटवर्क लेयर के हिस्से होते हैं, और जो लिंक लेयर होती है उधर आपके पास फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। अच्छा, अगर नेटवर्क के बात करें तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल मौजूद है वो आपके पास इंटरनेट की है। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन है ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क्स का, या इसको अगर समराइज़ करें तो ये इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स या ये मौजूद हैं, या फिर ये इसको कह सकते हैं तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। तो इसके अंदर जो एंड सिस्टम्स हैं जिन्होंने इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करके सर्विसेज यूज़ करनी है, वो बेसिकली किस तरह कनेक्ट करते हैं कि वो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे PTCL है, मोबलिंक है, यूफोन है, टेलीनॉर है। तो उससे आप कनेक्शन लेते हैं, और जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ आप पैसे उसको पे करते हैं। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो बेसिकली आपके पास एक्सेस ISP कहलाता है, या एक्सेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिससे आपने कनेक्शन बाय किया होता है। तो जो एंड सिस्टम होता है वो अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करता है यूजिंग कोई एक्सेस एक्सेस ISP का कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए अपने आप को कनेक्ट करता है, जिसमें आप वो जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एक्सेस ISP वो आपके पास कंपनीज के लिए भी प्रोवाइड करता है, रेजिडेंशियल एक्सेस भी होता है उसके पास, और यूनिवर्सिटीज़ का भी एक्सेस होता है। देन हर एक्सेस IP जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि यूफोन के जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं यूज़र, या यूफोन के यूज़र होंगे वो सिर्फ यूफोन से बात कर सकते हैं, वो टेलीनॉर से बात नहीं कर सकते, टेलीनॉर के जो जोंग से बात नहीं कर सकेंगे, इस तरह सो ऑन। तो अगर एक्सेस ISP से एक दूसरे से कनेक्ट ना हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपस में बात करेंगे, दूसरे यूज़र से बात नहीं कर सकते। तो एक्सेस ISPs भी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ताकि एक होस्ट का पैकेट दूसरे होस्ट तक डिलीवर किया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि हर कंपनी सपोज अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है ना, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर करोड़ों कंपनीज हैं तो उन करोड़ों कंपनीज का भी कोई नेटवर्क बना होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्टिंग इंटरनेट होगा वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तकरीबन अराउंड 10 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स में से छोटे छोटे भी हैं। इसका मतलब ये है कि उनको गवर्न करने के लिए कोई नेशनल लेवल पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल लेवल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ताकि जो है यूज़र्स की इंफॉर्मेशन वगैरह और बाकी सारी मैनेजमेंट जो है वो उसको सिक्योर किया जा सके।
तो देखते हैं कैसे आपके पास इंटरनेट का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 6 बिलियन यूज़र्स आपस में एक दूसरे कनेक्ट होंगे। तो ये आपके पास है कुछ इस तरह से कि आपके पास एक्सेस नेटवर्क है। एक्सेस नेटवर्क बता चुका हूँ, वही जो फिज़िकल है, फिज़िकल जो मीडियम है। अगर आपने इस सारे एक्सेस नेटवर्क को, जिसमें आपके पास मिलियंस ऑफ आईएसपीज़ हैं, पाकिस्तान की बात करें तो शायद 10 आईएसपीज़ हों, 10 या 20 होंगे। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो मिलियंस ऑफ एक्सेस आईएसपीज़ मौजूद हैं। उन मिलियंस ऑफ एक्सेस आईएसपीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाएगा? पहला तरीका तो ये है कि आप इन सबको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। ऐसे ही है। हेलो। यस सर। अच्छा, मिलियंस ऑफ आईएसपीज़ है ना, मिलियंस ऑफ आईएसपीज़ मतलब अगर इस तरह बात करें, जैसे पाकिस्तान में जो आपको सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, पीडीसीएल करता है, टेलीनॉर करता है, मोबलिंग करता है, जैज़ करता है, इस तरह और भी हैं, वारिद है या वतीन है या इस तरह बाकी भी हैं। तो उनकी बात करें जो कि आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में तकरीबन मिलियन या 10, 15, 20 लाख एक्सेस आईएसपीज़ हैं। उनको चूँकि उनके पास यूज़र्स मौजूद हैं और हमने करना ये कि उन सारे आईएसपीज़ को भी आपस में कनेक्ट करना है ताकि हर यूज़र एक दूसरे से बात कर सके। ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि उनको हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, अगर एक आईएसपी की दूसरे आईएसपी से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहली ऑप्शन तो ये है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सारे आईएसपीज एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो एक तरह का ये मैश बन गया है। अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करें तो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कनेक्शन चाहिए। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या है कि आपके पास अगर 1 मिलियन आईएसपीज हैं तो उसका एन स्क्वायर आपके पास कनेक्शन चाहिए। अगर ऐसे बात करें, आपके पास 10 अगर आईएसपीज हैं तो नंबर ऑफ कनेक्शन कितने चाहिए? वो 10 का स्क्वायर 100 आपको चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास 10 लाख आईएसपीज हैं और अगर 10 लाख का आप स्क्वायर करेंगे तो तकरीबन कोई 10 अरब बनेगा। 10 अरब आपको कनेक्शन चाहिए होंगे हर आईएसपी के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें हार्डवेयर लेवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये तो फिजिबल नहीं है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है, हर आईएसपी को एक दूसरे किस तरह कनेक्ट करें कि कुछ ऑर्गेनाइज कर लें उसको भी। कैसे ऑर्गेनाइज कर लें कि आपके पास ग्लोबल आईएसपीज रख लें। ग्लोबल आईएसपी ये होगा कि वो कुछ रीजन का, मतलब पाकिस्तान और एक दो ममालिक का मिलके एक आईएसपी होगा, देन वो जो आईएसपी होगा वो कनेक्ट होगा बाकी आईएसपीज के साथ। पहला तरीका तो ताकि इस तरह आपके पास कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड हो जाए और दूसरा ये कि जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, मगर मसला ये है कि एक ग्लोबल अगर आईएसपी होगा तो उसके पास फिर लोड बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर लोड ज़्यादा आएगा तो प्रोसेसिंग टाइम उसको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो यूज़र को डिले बहुत ज़्यादा लगेगा और यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होगा। और जब यूज़र का बुरा एक्सपीरियंस होगा तो यूज़र जो है वो कहेगा कि ये तो बहुत बुरा इंटरनेट की स्पीड आ रही है। तो बेहतर ये है कि हम ग्लोबल आईएसपीज़ को भी डिवाइड कर लें, कुछ टायर आईएसपीज़ बना लें, और उस वजह से क्या होगा कि हर रीजन का, मतलब सपोज कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हर कॉन्टिनेंट का एक आईएसपी हो जाए, या कुछ ममालिक का मिला के एक आईएसपी कर दें ताकि वो सारे मिलके जो है एक दूसरे कनेक्ट हों। और उनको जो, जैसे आप देख सकते हो कि हमने दुनिया को इस वक्त 3 रीजन के डिवाइड कर लिया, इन 3 रीजन के आईएसपीज़ को हमने आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास पियरिंग लिंक के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर इधर बीच में हम लोग कुछ इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट डाल देंगे। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो होंगे वो आपके पास उनको रेजोल्यूशन कर रहे होंगे और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। देन इसके अलावा फिर हमारे पास रीजनल नेटवर्क भी बन सकता है कि सिर्फ कुछ कंट्रीज आपस में ही कनेक्ट हों, बाकियों से कनेक्शन ना चाहते हो, या इस तरह मज़ीद कुछ एक्सेस बना सकते हैं, तो वो भी आपके पास रीजनल नेटवर्क भी बन सकता है। देन ये जो पूरा नेटवर्क है ये किसी एक कंटेंट प्रोवाइडर का, जैसे गूगल का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हर जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका एक अलग नेटवर्क होगा।
तो इस तरह आपके पास इंटरनेट का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर इंटरनेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास गूगल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें टायर 1 ISPs होते हैं, देन उसके नीचे इंटरनेट सर्विस एक्सचेंज पॉइंट होते हैं, उसके नीचे फिर रीजनल ISPs होते हैं, फिर उसके नीचे आपके पास एक्सेस ISPs होते हैं। तो इस तरह से हमारा गूगल का जो इंटरनेट है या जो गूगल का नेटवर्क है वो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। बाकियों का भी अपना डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, देन नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नो डाउट हमने लेयर्स की बात कर ली काफ़ी हद तक, मगर उन लेयर्स को भी गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए हर लेयर के। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे डिफाइन होंगे? आपके पास प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, ताकि आपके पास जो है ओवरऑल गवर्निंग जो है नेटवर्क के अंदर जो लेयर आर्किटेक्चर है उसकी गवर्निंग की जा सके। कोई रूल्स होंगे ताकि उसकी बेस के ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। अब रूल्स किस तरह के होते हैं? जो प्रोटोकॉल होगा उसके अंदर 3 की एलिमेंट होते हैं। पहला होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा होता है, जिसके अंदर बताएगा कि किस ऑर्डर के अंदर डाटा आया और किस ऑर्डर के अंदर डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। सेमेंटिक्स होता है, सेमेंटिक्स जो होता है वो हर सेक्शन ऑफ बिट के मुतालिक कुछ मीनिंग होती हैं और ये बताता है कि किस तरह का आपके पास अगर ये पैटर्न आया, अगर ये बिट का पैटर्न आया तो इसको क्या आपने इंटरप्रेट करना है और इसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लेना है। तो ये आपके पास सेमेंटिक्स अंदर डिफाइन होता है। थर्ड जो की एलिमेंट होता है किसी भी प्रोटोकॉल का, आपके पास टाइमिंग होती है। टाइमिंग ये आपको बताती है कि कितना जल्दी या कितनी देर में आपने ये डाटा भेजना है और डाटा किस तरह आपने भेजना है। कितना जल्दी भेजना है, किस तरह भेजना है, ये आपके पास टाइमिंग के अंदर प्रोटोकॉल की डिफाइन होता है। फिर उसके बाद बात करें तो प्रोटोकॉल्स की बात कर ली हमने। अब चूंकि नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होंगी, नेटवर्क डिवाइसेस होंगी, राउटर, स्विचेस, और अगर एंड डिवाइसेस की बात करें तो आपके पास कुछ लैपटॉप्स होंगे, डेस्कटॉप होंगे, तो उनके ऊपर आपने डिफरेंट तरह का नेटवर्क एक्सेस लेना है। कहीं पे आपने वायरलेस एक्सेस लेना है, कहीं पे वायर्ड एक्सेस लेना है, देन उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड से रेगुलेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड हाँ जी, मैं थोड़ा सा काम था मुझे, बताएं, कोई सवाल था पूछें।
नो सर, फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो हमने प्रोटोकॉल्स की बात कर ली। प्रोटोकॉल्स में बेसिकली आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाएंगे। देन उन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी गवर्न करने के लिए या मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे आपने अगर कोई वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो वायरलेस नेटवर्क के लिए आपके पास डिवाइसेस किस तरह की होंगी, मतलब वायरलेस का राउटर किस तरह बनेगा, या अगर आपने फाइबर का एक्सेस प्रोवाइड करना है तो फाइबर की डिवाइसेस क्या होंगी, फाइबर केबल कैसे बनेगी, या फाइबर केबल की डिवाइसेस किस तरह की वो होंगी, उनकी फंक्शनलिटीज़ क्या होंगी, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन होती हैं। स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि गवर्न की जाते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो गवर्न करती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। और अगर कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, मतलब आपने कोई नई टाइप ऑफ नेटवर्क बनाया है या कोई आपने नया स्टैंडर्ड बनाना है नेटवर्क के हवाले से, तो वो जो रेगुलेट करता है वो IEEE रेगुलेट करता है। अगर आपने कोई टेलीकॉम का बनाया है नया, आपने कोई इस तरह का कोई और स्टैंडर्ड बनाया है तो वो रेगुलेट जो करता है वो ITU करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करता है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक डी जूरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि अभी वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अंडर डेवलपमेंट होते हैं और वो अभी पब्लिक तौर पे कमर्शियल तौर पे अवेलेबल नहीं होते, मगर वो इन अंडर प्रोग्रेस होते हैं, वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहलाते हैं। डी जूरी स्टैंडर्ड वो होते हैं वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ITF से या IEEE ITU से अप्रूव्ड होते हैं, तो आपके पास डी जूरी स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ISO भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ANSI है, IEEE है, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, और इस तरह ITF भी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस पे से कोई सवाल है तो भी आप लोग पूछ लें।